हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्योर रेसिस्टिव सर्किट के बारे में बताऊंगा। पिछले क्लास में हम आप लोगों को AC और DC के बीच तुलना के बारे में बताए थे। चलिए आज हम प्योर रेसिस्टिव सर्किट को देखते हैं। यह है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। इसमें हम पावर को देखेंगे कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में पावर क्या होता है, पावर का फार्मूला, करेंट्स का फार्मूला, पावर फैक्टर इसमें क्या होगा, साथ ही साथ हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। चलिए, ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है जिसको बोला जाता है प्योर रेसिस्टिव सर्किट। देखिए, वैसा सर्किट चूंकि हम एसी सिस्टम पढ़ रहे हैं, एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम, तो ये प्योर रेसिस्टिव परिपथ है। कह रहा है ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट कहने का मतलब क्या, इसका अर्थ है कि सिर्फ उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, यानी सिर्फ इसमें प्रतिरोध होगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। प्योर रेसिस्टिव कहने का मतलब यही होता है ना कि उसमें सिर्फ प्रतिरोध होगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी वैसा परिपथ जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ क्या हो, रेसिस्टेंस हो। क्लियर? ये एसी सप्लाई है और इसी को हम लोग कहते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट। सिर्फ केवल उसमें प्रतिरोध हो, वैसा एसी सर्किट जिसमें केवल प्रतिरोध हो, उसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। डेफिनेशन समझ में आ गया? फिगर को भी देख लिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि धारा और वोल्टेज दोनों एक ही फेज पे होता है। करंट और अगर वोल्टेज को देखा जाए तो दोनों एक ही फेज पे आपको होगा। एक फेज पे देखने को मिलेगा। क्रम से आप देखिए, अगर यहाँ पे ये E हो गया, यानी वोल्टेज को V या E किसी से भी डिनोट करते हैं हम लोग, ये हो गया, देखिए। और इसी पे देखिए, इसी फेज पे ही आपका क्या है, सेम फेज पे ये करंट। समझ में आ रहा है? यदि वोल्टेज और करंट अगर सेम फेज में हो, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होता है, तो जाहिर सी बात है कि एक ही जब फेज में होगा तो ये क्लियर सी बात है कि वहां पे आपका क्या होगा, पावर फैक्टर एक फेज में होने के कारण ये पावर फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं cos फाई, का मान आपको क्या मिलेगा, देखने के लिए 1 मिलेगा। बात समझ रही है? सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। तो जब सेम फेज में हो गया तो जाहिर सी बात है कि पावर फैक्टर का मान 1 हो गया। और पावर फैक्टर का मान 1 होने का मतलब ये है कि वहां पे जो उसके बीच में एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री।
सॉरी, एंगल बनेगा आपका 0 डिग्री। बनेगा कि नहीं? एंगल अगर आप 0 डिग्री देखेंगे तभी तो उसके बीच में मान 1 होगा। अभी हम आगे हम आपको बताएंगे, पहले आप देखिए। अब ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, इसका देख लिए सर्किट कैसा हो रहा है, कैसा बना हुआ है, जिसमें सिर्फ एक प्रतिरोध है, सिर्फ वो सिर्फ प्रतिरोध रहेगा। अब देखिए, अब हम इसमें जानते हैं कि अब हम इसमें क्या करें, इस सर्किट में विद्युत धारा की गणना करना है। आप समझिएगा, विद्युत धारा की गणना करना है। गणना करना है हमको। जब हमको विद्युत धारा की गणना करना है तो जाहिर सी बात है कि हम ओम का नियम लेंगे, ओम का नियम को अप्लाई करेंगे। क्योंकि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट से सिर्फ रेसिस्टेंस होगा, तो ओम का नियम अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि ओम का नियम क्या होता है, V = IR। और हमको क्या करना है, I निकालना है, धारा की गणना करना है। तो V/R लेंगे कि नहीं, V/R। या हम इस जगह लिख सकते हैं, इसी के प्लेस पे V के जगह पे E भी लिख सकते हैं। और ये हमेशा हम कैसा लेंगे मान, RMS। एक तो फार्मूला आपको समझ में आ गया कि मान कैसा लेना है, RMS मान लेते हैं। अब दूसरी बात आप समझिए कि ये तो I की गणना कर लिए, यानी I भी हम लोग कैसा ले रहे हैं, E भी RMS लिए। और इसका अर्थ है कि I जो है I RMS लेंगे। हमेशा AC का हम लोग RMS मान लेते हैं, समझ रहे हैं। अब चलते हैं। अब देखिए, हमको पावर की गणना करना है। पावर की गणना करने से पहले हम आपको एक थोड़ा सा सर्किट बता देते हैं कि देखिए पावर का गणना कैसे करें। इसका अर्थ है दोनों एक ही फेज में होगा। तो वो हमेशा क्या होगा, जब सिर्फ रेसिस्टेंस है, सिर्फ प्रतिरोध है, वो हमको किस रूप में फॉलो करेगा, वो सर्किट एक डीसी के रूप में रहेगा। यानी डीसी का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, डीसी का आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है कि यदि हम इसको V मान लिए, सेम फेज से स्टार्ट हो रहा है, यानी V है और ये I है, समझ रहे हैं, V और ये I है। तो देखिए, जब ये एक ही फेज से स्टार्ट हो रहा है तो सारा इसी पे रहेगा ना, चाहे वो तो पॉजिटिव में ही होगा करंट या निगेटिव में ही होगा। उसी प्रकार आपका वोल्टेज भी या तो क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा या तो निगेटिव में रहेगा, हमेशा किसी एक ही डायरेक्शन में रहेगा। रेसिस्टेंस है, प्योरली रेसिस्टिव है, तो रेसिस्टिव हमेशा हमको कहाँ पे होता है, डीसी सर्किट में देखने को मिलता है। यानी वो जो साइकिल पूरा करेगा या तो ये पॉजिटिव में रहेगा, या तो यहाँ पे अगर करंट अगर इस डायरेक्शन में चला, अगर हम इसको पॉजिटिव मान लिए हैं तो या तो ये पॉजिटिव में ही चलेगा, या अगर ये निगेटिव में जा रहा हो तो ये निगेटिव में ही फॉलो करेगा। हमेशा किसी एक ही डायरेक्शन को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, कहने का मतलब वो डीसी में क्या होता है, एक ही दिशा में चलता है। उसी प्रकार जब ये मेरा करंट है, तो करंट है तो ये एक ही दिशा में चला, या तो पॉजिटिव में चला। फिर ये मेरा वोल्टेज है तो ये भी इसी दिशा में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए कि पावर भी क्या होगा, इसी के ऊपर में बनेगा। ये मेरा पावर, बात को समझ रहे हैं, समझ गए।
यानी प्योरली जब ये रेसिस्टिव सर्किट है भाई, तो इस सर्किट में केवल क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध जब होगा तो इसका अर्थ है कि वो सर्किट क्या होगा, डीसी को फॉलो करने लगेगा। यानी हमेशा या तो वो किसी एक ही डायरेक्शन में चलेगा, या तो पॉजिटिव चलेगा या तो निगेटिव चलेगा। यानी उसमें चेंजिंग डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा, है ना। अब ये समझ में आ गया, इसका फिगर इस तरह बनाइए। अब चलिए, अब हम पावर की ओर देखते हैं। जब हम पावर इज इक्वल टू जानते हैं तो आई स्क्वायर आर जान रहे हैं। पावर आप ये जानते हैं ना, पावर इज इक्वल टू, तो आई स्क्वायर आर है, तो हम आई यहाँ कैसा लेंगे, आई स्क्वायर आर है तो आई हमको कैसा लेंगे, यहाँ देखिए आई हम क्या लेंगे, आर एम एस। फिर देखिए इसी के नीचे आप P इज इक्वल टू, ये भी जानते हैं, P इज इक्वल टू V आर एम एस इंटू आई आर एम एस। देखिए ये भी फार्मूला आप जानते हैं और ये भी फार्मूला जान रहे हैं। सारा आप लोग 10th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे सीख लीजिए। क्लियर हो गए। अब इससे आपको क्या स्पष्ट जानकारी मिल रहा है कि कुछ भी करंट या पावर का हमेशा हमको कैसा मान मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, आरएमएस मान। हमेशा आरएमएस मान को लिया जा रहा है। तो यहां निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलेगा क्या, देखिएगा निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या देखने को मिल रहा है, इससे यही निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि पावर और करंट का मान हमेशा क्या लिया जा रहा है, वो वोल्टेज और करंट का क्या होगा, आरएमएस मान होगा। पावर यानी शक्ति व्यय, यहाँ पे पहला निष्कर्ष यही ना हम देख रहे हैं कि जो शक्ति व्यय हो रहा है, शक्ति व्यय तथा धारा का जो मान हम लोग देख रहे हैं वो वोल्टेज और करंट का क्या है, आरएमएस मान है। वोल्टेज और करंट का देखिए, अगर शक्ति व्यय की बात कर रहे हैं यहाँ शक्ति व्यय देखिए, तो शक्ति व्यय हमेशा क्या वोल्टेज और करंट का आरएमएस मान लिए हैं। फिर धारा का मान देखिए, ये धारा जो करंट का मान भी निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, आपको आरएमएस मान निकल रहा है। तो ये पहला निष्कर्ष निकला। इस सर्किट से ये हमको देख करके ये निष्कर्ष निकल रहा है कि धारा और शक्ति व्यय का मान हमेशा वोल्टेज और करंट के आरएमएस मान को लिया जाता है। एकदम कंफर्म रहिए कि कोई भी ऐसी सर्किट है उसमें धारा और पावर का कैसा मान आप कंसीडर करेंगे, आरएमएस मान देते हैं। ठीक है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट था तो सिर्फ उस सर्किट में क्या होगा, एक प्रतिरोध रहेगा। तो प्रतिरोध रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें अल्टरनेटिंग का गुण नहीं होगा, वो हमेशा किसी एक डायरेक्शन में चलेगा, या तो वो पॉजिटिव चला और या निगेटिव। और वो क्या होता है, इसमें इन फेज रहता है, वोल्टेज और करंट इन फेज। इन फेज कहने का मतलब आप इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। इन फेज कहने का मतलब यहाँ से बता रहे हैं, इन फेज को देखिए, इन फेज करने का मतलब है क्या, देखिए एक ही फेज में स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पे वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज है तो इसी पे क्या होगा, मेरा करंट होगा। तो देखिए जब दोनों एक ही फेज में है, जाहिर सी बात है कि दोनों एक ही फेज में रहेगा, एक ही रास्ते में चल रहे हैं। देखिए दोनों इसी में चल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कहीं तो एंगल नहीं बनाएगा, कोई थीटा तो नहीं ना बनाएगा, अरे इसके बीच में कोई कोण नहीं होगा। अब मान लीजिए ये दोनों अलग अलग फेज में रहता, अब देखिए ये वोल्टेज यहाँ है और करंट यहाँ रहता। अब देखिए इसके बीच में थीटा बनाना है, कुछ एंगल बन गया। लेकिन जब एक ऐसा सिचुएशन है कि इसमें कह रहा है कि नहीं ये आई जो है और बी दोनों एक ही लाइन पे है, तो जब एक ही लाइन पे रहने का मतलब ये है कि सेम फेज में चल रहा है, उसी फेज में, तो उस केस में अब देखिए इसके बीच में क्या होगा, बी और आई के बीच में मेरा एंगल कुछ नहीं बना, कोण जीरो बन गया। इसीलिए यहाँ बोलते फाई इज इक्वल टू जीरो। तो जब फाई जीरो हो गया, और हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि आप याद कीजिए कि P इज इक्वल टू AC के केस में होता है VI कोस फाई।
ये कोस फाई क्या है? कोस फाई अर्थ होता है मेरा पावर फैक्टर। तो अब देखिए कोस फाई मतलब हो गया पावर फैक्टर। अब यहाँ पे चलिए वी आई, ये कोस फाई, फाई के जगह पे कितना रखे? 0 डिग्री। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री रखे, तो कोस 0 का मान क्या होता है आपका पता है ना? कोस 0 का मान होता है 1, इसीलिए बोले कि ये पावर फैक्टर का मान क्या होगा? 1 होगा। और फाई यानी इसका अर्थ है 0 एंगल बन रहा है, इसीलिए देखते होंगे हर बार वी आई लिखते हैं ना। किसमें? डीसी के केस में हमेशा आप लिखते हैं फार्मूला वी पी इज इक्वल टू वी आई, यही फार्मूला आप लोग लिखते हैं डीसी में। क्योंकि ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, इसलिए इसका पावर फैक्टर 1 होगा। और फाई यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। कैसे बना? देखिए P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई, आप फार्मूला जानते हैं एसी में। तो जब यहाँ फाई का अर्थ होता है दोनों सेम फेज में, तो सेम फेज में रहने के कारण इसमें इसके बीच में क्या होगा? वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 हम मान रख दिया। कोस 0 का मान आपको पता है, कोस 0 1 होता है। जब तो 1 होगा, जब इसको इंटू कर दीजिएगा v इंटू आई इंटू 1, तो आपको क्या मिलेगा? वी आई मिलेगा। ये देखिए ये पावर का फार्मूला ये ना लिखते हैं डीसी में, जो कि हम ये लिखे हैं, तो यही पावर हमको आरएमएस मान देता है। यहाँ तक में क्लियर हो गया। निष्कर्ष पहला आपका क्लियर, शक्ति व्यय तथा धारा, वोल्टेज और करंट के आरएमएस मान को लिया जाता है। दूसरा निष्कर्ष की ओर चलते हैं। अब हमको दूसरा निष्कर्ष में क्या करना है? शक्ति की गणना करना है। कौन सा? शक्ति व्यय की गणना करना है। देखिएगा आराम से, शक्ति व्यय, शक्ति व्यय की गणना करना है, शक्ति व्यय की गणना करना है। गणना करना है हमको। किस रूप में? धन चक्र में। पहले उसके धनात्मक चक्र में देखते हैं, यानी शक्ति की गणना करेंगे धनात्मक चक्र में। अब देखिए कैसे आप धनात्मक चक्र में कीजिएगा। देखिए यही मान लीजिए यह धनात्मक है, तो शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है? v इंटू आई, v इंटू आई होता है ना। अगर देखिए v इंटू आई होता है, दोनों आरएमएस मान ले रहे हैं, धनात्मक चक्र मान लीजिए हम इसको धनात्मक मान लिए, तो आई यहाँ पे धनात्मक है। ठीक है, आई भी मेरा देखिए यहाँ पे धनात्मक है, आई धनात्मक है। फिर देखिए इसमें इंटू, फिर देखिए वोल्टेज भी धनात्मक है, वोल्टेज भी आप देखिए धनात्मक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, और आपको क्या मिलेगा? यहाँ वी आई। कैसा मिला? पावर पॉजिटिव में। अब मान लीजिए हम ऋणात्मक को लेके चलते हैं, कि अब मेरा क्या होगा? पावर ऋणात्मक ले लेते हैं, कि अब ये इधर तरफ किसी एक ही डायरेक्शन में, तो यहां भी अगर मान लीजिए माइनस आई होगा, वोल्टेज भी आपका माइनस आई भी होगा, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस वी आई। यानी मेरा ये कहने का मतलब, दूसरा पॉइंट ये निष्कर्ष ये निकल करके आया कि चाहे करंट की दिशा कुछ भी क्यों नहीं हो, करंट का दिशा अगर बदल भी रहा होगा, तो पावर के दिशा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप करंट की दिशा किसी भी की ओर क्यों नहीं ले रहे हो, करंट और वोल्टेज का दिशा, करंट और वोल्टेज, अगर देखिए करंट और वोल्टेज धनात्मक चक्र की जब बात की, तो अगर वोल्टेज धनात्मक चक्र में देखिए अगर करंट पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है। क्योंकि इस धनात्मक चक्र को हम कंसीडर किए, तो इसके पावर पे कुछ इफेक्ट देखने को मिला, वो पॉजिटिव भी मिला। फिर अब देखिए आधा ऋणात्मक चक्र में ले रहे हैं, ऋणात्मक चक्र में लिए, तो अब करंट का मान ये है, ये मेरा करंट है, ये मेरा वोल्टेज है, तो ये मेरा ऋणात्मक है ना। ये ऋणात्मक चक्र में जब लिए, अब ये ऋणात्मक हो गया करंट, और वोल्टेज भी ऋणात्मक हो गया, लेकिन पावर पे देखिए कोई इफेक्ट देखने को मिला नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप चाहे करंट या वोल्टेज का
कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी चक्र में लीजिए, लेकिन पावर पे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दो निष्कर्ष मुख्य रूप से निकला। आप हमेशा याद रखते हैं, हमेशा देखते होंगे P = VI लिखते हैं, लेकिन आज जानिए कि P = VI कैसे आया। यानी ये इसमें क्या है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में एक बार अगेन आपको बता देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो तो आप वीडियो के नीचे में हम जो है अपना ईमेल डाल चुके हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट कहते हैं प्योर मतलब शुद्ध, यानी वो परिपथ शुद्ध प्रतिरोध है। यानी सिर्फ उसमें अगर प्रतिरोध रहेगा, सिर्फ प्रतिरोध रहेगा तो हम प्योर रेसिस्टिव कहेंगे। और प्योर रेसिस्टिव में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है। सेम फेज रहने के कारण उसमें एंगल क्या होगा, 0 होगा। जब एंगल 0 होगा तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना ये जान लीजिए कि पावर फैक्टर 1 होगा। VVI एंगल 0 VVI, समझ रहे हैं। इसके लिए पावर जो होगा, पावर का फॉर्मूला VVI, और पावर कैसा लेना है, RMS लेना। इतने बात आपको समझ में आ गई। अब जब प्योर रेसिस्टिव हो गया तो जाहिर सी बात वो डीसी को फॉलो करेगा ना, तो किसी एक ही डायरेक्शन में वो चलेगा। या तो ये पॉजिटिव की ओर चलेगा, अगर वोल्टेज अगर इसमें चला तो करंट भी इधर ही चलेगा, तो पावर जाहिर सी बात है इधर ही होगा। अगर आप कंसीडर कर लीजिए कि नहीं, इधर वोल्टेज और करंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो पावर भी यही होगा। तो इससे ये फिगर से ये साफ इंडिकेशन मिलता है कि चाहे आप धारा और वोल्टेज का जब हम धनात्मक चक्र में लेकर के देखें कि अगर ये पॉजिटिव था तो पावर भी मेरा पॉजिटिव हुआ। अगर हम निगेटिव वोल्टेज और करंट को ले रहे हैं, अपनी ऋणात्मक चक्र को जब भी कंसीडर किए, यानी दोनों चक्र में लेकर के देख रहे हैं, तो पावर का मान मेरा पॉजिटिव ही आता है। यानी इसमें किसी प्रकार का आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में आप लीजिए करंट और वोल्टेज का मान, उसके पावर में किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। दैट्स ऑल। हमेशा हम लोग RMS मान को कंसीडर करते हैं। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिएगा। मेरा नए विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देख रहा हो लेकिन वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू क्लास।